Hello everyone, welcome to a new lecture. So in this lecture we are going to discuss the previous year question papers of rpsc grade 1. So let's begin with our questions. So in this lecture I'll be specifically focusing upon the questions that have come from the literature part. Okay, in the last lecture we have already discussed about the syllabus. We have had a syllabus analysis in the last live lecture that we had, and in that I have already discussed how literature portion is divided into various parts, the graduation level, the post graduation level, how we have to study all these different things, different writers that we need to focus upon, different literary ages that we need to focus upon. All these things we have discussed in the previous lecture. So now specifically we are going to discuss about the previous year question papers. The purpose of discussing previous year question paper, हम क्यों करते हैं previous years के जो question papers हैं उनका discussion, क्योंकि उससे एक तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो भी हम जो भी हमें प्रिपरेशन करनी है वो किस पर्सपेक्टिव से करनी है. ठीक है, जब whenever we study literature, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसको पढ़ने के. ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो गया, आपका एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव हो गया. ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं. तो हमें किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, क्योंकि कोई एक आध फिक्स पर्सपेक्टिव होता है जिससे कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं. ठीक है, तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि ओके इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये स्टडी करनी है, एंड देन हम अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है, दूसरा जो हमें बेनिफिट होता है प्रीवियस ईयर डिस्कशन का, वो ये होता है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी समझ आ जाता है. ठीक है, कि किस डिफ़िकल्टी लेवल्स के साथ क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशंस है. मतलब ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग श्योर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि इस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, तो जब हम एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स को ढंग से एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है प्रिपरेशन की, उसको प्रिपेयर करना कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है और हम एक स्ट्रैटेजिकल तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं. तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स हर एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा भी होता है कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार पेपर एनालिसिस किया, एंड जब आप थोड़ा बहुत 50-60% आपकी प्रिपरेशन हो गई, तब दोबारा आप उन पेपर्स को रिविजिट करिए, तो यू कैन एक्चुअली मेजर कर सकते हो आपकी कितना आपकी ग्रोथ हो रही है, कितना आप सीख रहे हो, एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, सो विदाउट मच अड्यू, ओके, सो लेट्स बिगिन. तो जो पर्पस था प्रीवियस पेपर डिस्कशन का, दैट आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. तो इस पेपर में ग्रामेटिकल पार्ट भी आता है एंड डिफरेंट सेक्शंस आर देयर, बट आई विल बी डिस्कसिंग स्पेसिफिकली अबाउट लिटरेचर पार्ट. ओके, तो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेपर था ये 2018 का पेपर है, एंड हुआ ये मतलब 2018 में इसकी वैकेंसी थी, एंड इट वाज कंडक्टेड इन 2020. ओके, सो लेट्स बिगिन. First question that we have is the last line of the poem "Go and Catch a Falling Star." So "Go and Catch a Falling Star" is a very famous poem by Donne. Donne is a metaphysical poet. उनके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछले लेक्चर में भी हल्का सा ब्रीफ दिया था. Metaphysical poets is a group of poets जिनकी कुछ specific characteristics हैं. उनका जो poetry थी it was much different from the poetry that was being written at that time. तो क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे विट का यूज़ करते थे, वो कंसीट यूज़ करते थे, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स वर देयर. तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें स्टडी करनी है मेटाफिजिकल पोएट्स में. मेटाफिजिकल पोएट्स के अंदर भी हमें स्पेसिफिकली नाम दे रखा है जॉन डन का, और उनकी पोएट्री दे रखी है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. तो बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी बेनिफिशियल. जब स्पेसिफिक होता है सिलेबस तो हमें पता होता है कि हमें एग्जैक्टली ये चीज़ पढ़नी है, बट सिर्फ ये नहीं पढ़ना होता है, उसका बैकग्राउंड स्टडी भी हमें करना होता है. तो व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट, वी आर गोइंग टू स्टडी हिम, तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ metaphysical poets, who were the contemporaries of John Donne, and क्या उनकी poetry characteristics थी. तो क्यों हम उनको as a separate group study करते हैं, like as a separate group known as metaphysical poets, हम क्यों study करते हैं. Also there are various controversies that are associated with metaphysical poets that initially उनको बहुत disregard किया जाता था. ठीक है, they didn't have good reputation in English literary history. लेटर ऑन 20th सेंचुरी में कुछ क्रिटिक्स ने उनके वर्क्स को रिविजिट किया, उनके ऊपर कुछ एसेज लिखे, एंड देन द रेपुटेशन हैज़ इंक्रीज, एंड टुडे दे एंजॉय अ पॉजिटिव रेपुटेशन इन द English literary history. All right, so our first question is the last line of the poem "Go and Catch a Falling Star" by Donne reads. So very direct question, simply आपसे लास्ट जो लाइन है पोइट्री की वो पूछी गई है. सो इफ़ यू हैव रेड द पोइट्री इन डिटेल तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हैं. लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, फॉल्स एर आई कम टू 2 or 3. अर जो एक वर्ड है ये एक आर्केक वर्ड है विच इज़ ऑफन यूज इन लिटरेचर फॉर द वर्ड बिफोर. ठीक है, बिफोर जो हमारा
हम यूज़ करते हैं, तो उसको ऑफन हम कभी कभी देखेंगे किसी किसी पोइट्री में कि इसको ERE की तरह यूज़ किया गया है। एंड दिस इज़ एन आर्केक फॉर्म, आर्केक फॉर्म की जो पहले यूज़ हुआ करते थे बट अब यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर ऑब्सोलीट भी कह सकते हो आप उनको, जो अब आउट ऑफ फैशन बोल सकते हो, आउट ऑफ यूजेज बोल सकते हो उनको, ठीक है। तो अर इज़ एन आर्केक फॉर्म फॉर बिफोर, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन। फोर्थ, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। सो ये अगर डायरेक्ट भी आपने रीडिंग करी है पोइट्री की, कोई एनालिसिस भी नहीं किया, तब भी आप ये क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, false are I come to 2 or 3. Now from here we understand that the last lines and the first line, the beginning line and the last line of poetries is very important. तो जितनी भी poetries हमारे syllabus में हैं, कुछ तो होता है कि उनकी कुछ famous lines होती हैं, ठीक है, जो वो तो हमें study करनी ही है, analysis भी study करना ही है, but please make sure to pay special attention जो फर्स्ट लाइन है किसी भी पोइट्री की और जो लास्ट लाइन है। नॉट ओनली पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स भी जो हैं उनके अंदर भी फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू इट, ओके। सो या दिस इज़ डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोन ऑफ डन्स पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। Now here they are asking us about the tone. टोन मतलब कि पूरा जो एटमॉस्फेयर है पोएम का, कि किस तरह का मूड रिफ्लेक्ट कर रही है वो पोएट्री। फॉर एग्जांपल टोन होता है कि आपने किसी चीज़ को पढ़ा और एक एक ओवरपावरिंग फीलिंग होती है विच यू गेट आफ्टर रीडिंग समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू रीड अ नॉवल और मे बी अ पोएम अबाउट बैटल, तो किस तरह की ओवरपावरिंग इमोशंस होंगे, मे बी द फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म, इस तरह की फीलिंग्स। तो ये होती है टोन की, ओवरऑल एटमॉस्फेयर, ओवरऑल मूड क्या है उस पोएम का, ठीक है। तो गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की ओवरऑल टोन जो है रिलीजियस, सटायरिकल, सिनिकल, ग्लूमी, मिस्टिकल। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सटायरिकल एंड सिनिकल। डन इज़ वेरी फेमस फॉर हिज सटायरिकल राइटिंग। सटायर मतलब एक इंटेलिजेंट तरीके से आप किसी के ऊपर क्रिटिक करते हैं, ठीक है। यू आर एक्चुअली क्रिटिकिंग समवन जो सरफेस पे अगर देखा जाए तो कॉमिक लग सकता है, ठीक है, दैट यू कैन थिंक दैट दिस इज समथिंग रिटन कॉमिक पर्पस के लिए, बट एक्चुअल में इट्स अ क्रिटिक, ठीक है। सो सटायरिकल एंड सिनिकल मीन्स हैविंग अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स समथिंग, ऑल राइट। डन्स इनिशियल पोइट्री जो है उनकी, नॉट लेटर ऑन, जो उन्होंने अपने इनिशियल करियर में पोइट्री लिखी थी, वहाँ पे हमें थोड़े थोड़े अंडरटोन्स दिखते हैं मिसोजिनी के, दैट इज़ हेट्रेड या फिर एक नेगेटिव इमोशन टुवर्ड्स विमेन, ठीक है। He had these tones in his earlier poetry, not in the later ones, okay. So and the same theme goes in this poem as well, go and catch a falling star, and the tone of the poem is satirical and cynical towards women and the loyalty of women, ठीक है। ये इस poem का theme है। So option number 2, B is the correct option. The next question, which two words rhyme in the last two lines of the first stanza of Daffodils? Now we have come to Daffodils. Daffodils is a poetry by Wordsworth, and Wordsworth is known as the major representative figure and the major poet of romantic age, ठीक है। तो उनकी जो पोइट्री डैफोडिल हमारे सिलेबस में है, उसमें से ये पोएम है दैट टू वर्ड्स राइम इन द लास्ट टू लाइन्स। अगेन एज यू कैन सी द पैटर्न कि लास्ट लाइन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू लास्ट लाइन्स, एंड आई एम एडिंग द बिगिनिंग लाइन्स ऑल्सो, द फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन, ऑल राइट। सो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि लास्ट टू लाइन्स में कौन से 2 वर्ड्स की राइमिंग है। सो ट्रीज एंड ब्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आई एंड लाई, ग्लैंस एंड डांस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जो लास्ट 2 लाइन्स है उनकी, वहाँ पे ये 2 वर्ड्स राइम करते हैं, ट्रीज एंड ब्रीज, ऑलराइट। सो एज यू कैन सी, सिर्फ एनालिसिस नहीं पढ़ना है, हमें पोएट्री का एक्चुअल वर्ड टू वर्ड हमें पोएट्री पढ़नी है, सो दैट हमें लास्ट लाइन्स, बिगनिंग लाइन्स, उनके अंदर राइमिंग क्या है, राइम स्कीम पे भी कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और जो फॉर्मेट है कि वो सोनेट है तो किस टाइप का सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, मिल्टॉनिक सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। टाइप क्या है, लिरिक है, ओड है, या वट एवर, लाइक अलग अलग टाइप्स ऑफ पोइट्री, एंड सेम गोज विद ड्रामा ऑल्सो, ठीक है। तो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल दीज थिंग्स। जो स्ट्रक्चर है पोइट्री का, उस पर आपको ध्यान देना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, कि किस तरह से राइटर ने डिवाइड किया है अपने आइडियाज़ को। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 स्टैंजाज किसी पोएम में है तो हर स्टैंजा की क्या थीम है, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी, मतलब इन चीज़ों पर स्पेशल आपको फोकस करना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, ओके। सो या करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स अ होस्ट। होस्ट हेयर मीन्स, तो अपनी जो पोइट्री है डैफोडिल्स, उसके अंदर वर्ड्सवर्थ जो डैफोडिल्स है उनको एज अ होस्ट डिस्क्राइब करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि होस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। द ऑप्शंस आर समवन हु एंटरटेन्स बाय इन्विटेशन, एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर इनसाइड,
a whole army of flowers, an unruly crowd of passerbys. Okay, so what is the meaning of host, जो वर्ड्सवर्थ किस तरीके से मतलब उनको रेफर कर रहे हैं, ठीक है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स की तरह उनको देख रहे हैं, क्योंकि डैफोडिल्स यू नो उनको जब वो देखते हैं तो इट्स एक्चुअली अ पोएम दैट ही रोट व्हेन ही वाज यू नो वॉकिंग बाय समवेयर एंड ही सॉ अ फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है. बहुत सारे फील्ड्स एक्चुअली, नॉट अ सिंगल फील्ड, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ डैफोडिल्स फ्लावर्स. ओके, तो उनके ऊपर ही रोट दिस पोइट्री एंड this is the little big background of the poetry. Okay, so that's our number 6. Okay, the next is the figure of speech used in the line they stretched in never ending line from the poem Daffodils is. Now here they are asking us about the टाइप ऑफ द लाइक जो लाइन है वो किस तरह का लिटरेरी डिवाइस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, या फिर सॉरी क्या लिटरेरी डिवाइस उसमें यूज़ हुआ है उस पर्टिकुलर लाइन में, ठीक है. दैट इज़ द क्वेश्चन. तो लाइन भी उन्होंने हमें दी है, और अगर आपने मे बी पोएम के एनालिसिस के टाइम पे ये नहीं पढ़ा हो तो क्योंकि हम एग्जाम प्रिपरेशन के लिटरेरी डिवाइसेस भी पढ़ते हैं, तो आप भले ही आपने जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उस लाइन को ना पढ़ाओ, लेकिन क्योंकि आप लिटरेरी डिवाइसेस के बैकग्राउंड आपको पता होंगे तो आप ऑन द स्पॉट भी लाइन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है. अब ये क्या है, फोर आपके पास ऑप्शन है, क्लाइमेक्स, एलिट्रेशन, मेटाफर, हाइपरबोल. सो द करेक्ट आंसर वुड बी एन हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या होता है, जब हम यू नो एग्जैजरेटेड कंपैरिजन्स करते हैं किसी चीज़ के, या बहुत ओवर एग्जैजरेटेड किसी चीज़ का हम यू नो एक्सप्लेनेशन देते हैं या डिफाइन करते हैं किसी को, जो कि एक्चुअल में हो भी नहीं सकता. इट्स जस्ट दैट यू आर एग्जैजरेटिंग समथिंग अ लॉट जस्ट टू मे बी फोकस ऑन द ग्रैंडियर और फोकस ऑन द मतलब उसकी किसी भी क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए आप ओवर एग्जैजरेटेड तरीके से जब उसको डिफाइन करते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइपरबोले. विल स्टडी इट इन मच डिटेल कि यू नो क्या हाइपरबोले होता है और कैसे एक्चुअली इसको राइटर्स यूज़ करते हैं, किन किन पर्पस के लिए यूज़ होता है. ऑल दीज थिंग्स विल बी स्टडीड एंड दिस पर्टिकुलर line is an example of hyperbole. As you can see, they stretched in never ending line. Now we all know कि अगर कोई फ्लावर्स की लाइन है तो ऑब्वियसली इट कुड बी नेवर एंडिंग, वो नहीं हो सकती है, ठीक है. तो दिस इज़ ऑब्वियस दैट वी नो दैट दिस कुड नॉट बी नेवर एंडिंग. बट क्योंकि वर्ड्सवर्थ को ऐसा परसीव हो रहा था कि जहाँ तक वो देख रहे थे उन्हें वो डैफोडिल्स की लाइन्स दिख रही थी, दैट्स वाई ही स्पेसिफिकली मतलब उन्होंने ऐसे डिस्क्राइब करा उसको दैट इट वॉज नेवर एंडिंग. नाउ फ्रॉम द फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड नॉट बी नेवर एंडिंग. ऑब्वियसली एक फ्लावर्स की लाइन है तो कहीं ना कहीं उसका एंड तो होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो expressing his emotion that he felt after seeing those flowers, he has used this hyperbolic expression that the lines that he flower lines that he saw were actually as if it was never ending. All right, so the correct answer is option number A. Next is spring's rejuvenating powers of quickening a new birth in Shelley's Ode to the West Wind is first mentioned through the image of. Now we have come to our next question, next topic, that is Shelley and his poetry Ode to the West Wind, a very important poetry of romantic age. Shelley जो हैं वो consider किए जाते हैं as one of the very important poets of the later you know romantics का जो group था जिसके अंदर Keats, Shelley, Byron, all these people are a part of that group. उनकी जो ये poetry है Ode to the West Wind, उन्होंने काफ़ी सारी poetries लिखी हैं, especially odes उन्होंने काफ़ी सारी लिखी हैं, ठीक है, like Ode to Skylark है, Ode to a Cloud है, and all these different odes, but specifically we have Ode to West Wind in our syllabus. तो वहाँ से ये poem है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, ठीक है, बहुत थोड़ी सी लेंदी है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लाइक लिटिल बिट लेंदी बट वेरी इंपॉर्टेंट पोइट्री. एंड लाइन बाय लाइन एनालिसिस इसका इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हम ये पोइट्री प्रिपेयर करते हैं तो व्हाट वी नीड टू पे अटेंशन इज़ दैट जो इसके अंदर एल्यूशंस यूज़ किए गए हैं, दैट मीन्स कि ग्रीक माइथोलॉजी से बिब्लिकल एल्यूजन्स हैं, मीन्स कि उन्होंने बिब्लिकल या ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेट किए करके बहुत सारे कंपैरिजन्स किए अपनी इस पोइट्री में, ठीक है. वेस्ट विंड को डिस्क्राइब करने के लिए, क्लाउड को डिस्क्राइब करने के लिए, सी को डिस्क्राइब करने के लिए, प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रीक माइथोलॉजी से यू नो कैरेक्टर्स को उठा के कंपैरिजन किया है. बहुत सारे बिब्लिकल एल्यूजन्स हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे. तो जब ये पोइट्री आप पढ़ो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे ज़रूर आपको फोकस करना है, दैट यू फोकस ऑन कि उन्होंने ग्रीक एल्यूजन्स को और बिब्लिकल एल्यूजन्स को कैसे इसमें यूज़ किया है. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स सी.
So our question is that Spring's rejuvenating powers of quickening a new birth in Shelley's Ode to West Wind is first mentioned through the image of, the three options are the vaulted vast sepulchre of congregated might, lull'd coil of the crystalline streams, clarion call of the azure sister that fills the hills and plains, worlds of crystalline coils. ये जो इनकी पोइट्री है उसके अंदर उन्होंने हर पैराग्राफ में ना एक अलग नेचुरल एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया. लाइक फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि विंड, हाउ विंड यू नो ट्रैवल्स एंड ब्रिंग्स रेन एंड एवरीथिंग. क्लाउड्स को उन्होंने एक में डिस्क्राइब किया है. फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो विंड होती है, जो वेस्ट विंड के ऊपर, एज यू कैन सी द टाइटल कि डेडिकेटेड है पोइट्री, तो जब वेस्ट विंड का जो इम्पैक्ट होता है एक सी के ऊपर, ठीक है, स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन सी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वो कैसे हमें देखने को मिलता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड हियर एंड एज ये चारों जो लाइन्स हैं दीज आर फ्रॉम द पोइट्री ओनली. लेकिन इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3. तो एज यू कैन सी फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द पोइट्री ऑल्सो कि बहुत सारे एल्यूजन्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं. डायरेक्ट आप इसको नहीं थोड़ा सा एनालाइज करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज की इसमें ज़रूरत होगी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ क्लैरियन कॉल ऑफ द एज्योर सिस्टर दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन. एज्योर मतलब लाइट ब्लू कलर को बोलते हैं, ठीक है, दैट फिल्स द हिल्स एंड प्लेन्स. तो उसको उन्होंने ईस्टर्न विंड को जो है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको सिस्टर बोला है वेस्ट विंड की. एंड बैकग्राउंड जब आपको पता होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. सो दैट इज़ अबाउट ओड टू वेस्ट विंड. The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his verse is number 1 fierce and competitive, number 2 grown grey with fear, sweet though in sadness, sepulchral and seductive. So the autumnal tone की जिसमें वो बात कर रहे हैं, the एक्चुअल में उनका जो एम है व्हेन ही इज़ लुकिंग एट द वेस्ट विंड, व्हाट काइंड ऑफ लाइक इंस्पिरेशन दैट वेस्ट विंड इज़ गिविंग टू हिम एंड व्हाट ही वांट्स टू एक्चुअली, मतलब वो किस तरह से वेस्ट विंड से अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं. एंड ही कैन ड्रॉ पैरेलल्स टू हिज लाइफ with the west wind and all these things are being discussed in the poem. तो यहाँ पे वो एक ऑटोमनल टोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, that Shelley wishes to replicate through his verse. That means वो जो अपनी पोइट्री लिख रहे हैं, the poetry that he is writing, he is aiming कि कोई ऑटोमनल एक टोन, जो ऑटम द सीजन जो टोन है उसको रेप्लिकेट करना चाहते हैं थ्रू हिज पोइट्री. दैट मीन्स जो इम्पैक्ट वेस्ट विंड क्रिएट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल सी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, आपको अलग अलग स्टैंजाज में दिखेगा कि जैसे वो बताते हैं कि एक स्टैंजा में, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, वो ही डिस्क्राइब्स दैट व्हेन वेस्ट विंड मूव्स, ठीक है, तो जो सॉइल होती है अपर लेयर, टॉप सॉइल जिसको हम कहते हैं, इट ऑल्सो मूव्स विद इट एंड उसके अंदर जो सीड्स पड़े होते हैं दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग बिकॉज ऑफ इट. तो ऑब्वियसली वी ऑल नो फ्रॉम जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो दैट विंड प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस. ठीक है, जर्मिनेशन जो होता है सीड्स का, उसमें विंड का बहुत रोल होता है, रेन जो है उसमें विंड्स का बहुत रोल होता है, एंड बहुत सारी चीज़ें. ठीक है, तो अलग अलग पैराग्राफ्स में अलग अलग जो विंड का इम्पैक्ट होता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, उसका वो जिक्र कर रहे हैं. तो वो ये कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द आइडिया दैट ही वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू हिज पोएम इज दैट द वे वेस्ट विंड का इम्पैक्ट होता है दिस इन इतने सारे एस्पेक्ट्स पे, अर्थ, लैंड, सी एंड ऑल दीज प्लेसेस, इसी तरह ही वॉन्ट्स टू क्रिएट अ पोएट्री दैट हैज़ सम काइंड ऑफ सिमिलर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन्स. ठीक है, तो वो वेस्ट विंड की तरह की कुछ जैसे वेस्ट विंड इतना इम्पैक्ट कर पाती है नेचुरल फिनोमिना के ऊपर, उसी तरह वो ऐसी पोइट्री लिखना चाहते हैं जो ह्यूमन माइंड, ह्यूमन सोल, ह्यूमन हार्ट के ऊपर उस तरह का कुछ इम्पैक्ट कर सके. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हिज बेसिक आइडिया इज़. तो यहाँ पे वो एक ऑटोमनल टोन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ऑटोमनल टोन ही वांट्स टू कन्वे थ्रू हिज पर्टिकुलर पोइट्री. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्वीट दो इन सैडनेस. एंड इसी पोएम का एक बहुत फेमस लाइन भी है दैट our sweetest song are about our saddest moments. I'm not sure कि अगर मैंने सही कोट किया है ये नहीं, I think मैंने एक दो वर्ड्स मिस किए हैं, but this is an idea, this is a very famous line from this particular poetry also, that where he says कि जो भी हमारे famous songs होते हैं, ठीक है, poetry होती हैं जो सबसे ज़्यादा popular होती हैं, अगर आप notice करो तो they are mostly about tragic emotions, they are mostly about sadness. This is one of the aspect of human nature that he has highlighted, that most of the time we enjoy the art which depicts sadness या which depict tragedy, and this is one of the aspect that he is trying to highlight. ठीक है, तो even he wants that जो उनकी poetry है, the way that he wants to write a poetry, he wants to write a poetry that reflects sweetness but through sadness. ठीक है, that is his art should become immortal but
how it should become immortal, by giving the human a sense of tragedy, a sense of sadness about their own life and all these kind of things. Now it might sound a little confusing to you right now, क्योंकि अभी हमने exactly background study नहीं की है, exactly जो poem की lines है वो अभी हम discuss नहीं कर रहे हैं, ठीक है, but when we are going to discuss it line by line, so everything will be crystal clear to you, ठीक है. So for right time being, the correct option is option number 3, and it's a very important point because this is a major theme that we can say of the poetry. Okay. Next is the wild spirit and ode to the west wind is called destroyer and preserver because wild spirit जो है west wind की जो wild spirit जिसको बोला गया है उसको शेली ने दो terms से use किया है, ठीक है. If you can see, these are two very opposite terms, destroyer and preserver. Something that is destroying, then how can that be something that could preserve, ठीक है. कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को destroy कर रही है तो वही चीज़ preserve कैसे कर सकती है, ठीक है. That is a question. But he has described the west wind like this, that it destroys as well as preserves, ठीक है. And क्यों उन्होंने ये किया है, that is the question that we are asked here. So number 1, it causes large scale destruction. Number 2, it preserves everything. Number 3, it makes the existing leaves fall and keeps the seeds safe in wintry bed to sprout again in spring. Number 4, it is wild, swift and dangerous. I think this one is an easy question. अगर poetry नहीं भी पढ़ी है तो आप in lines के through आप इसका मतलब निकाल सकते हैं. The correct answer is option number 3 कि जैसे I gave you an example कि जो वेस्ट विंड है उसका सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर. इट मेक्स द एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल. जो एग्जिस्टिंग लीव्स हैं जो येलोइश हो जाती हैं ऑटम में, जैसे वी ऑल नो लीव्स ट्रीज शेड देयर लीव्स, ठीक है, तो जो येलोइश हो जाती हैं, जो मतलब डेड लीव्स होती हैं, तो विंड ही सेइंग व्हेन द वेस्ट विंड ब्लोज तो इट जो leaves हैं, older leaves हैं, that fall away. तो in this way the west wind is a destroyer because it's destroying those leaves, ठीक है. तो यहाँ पे इतना पार्ट अगर हम देखें existing leaves fall, तो यहाँ पे जो west wind की हमें quality दिखती है that is a destroyer, ठीक है, because it is destroying the old leaves. But how come he calls it preserver also? That comes in the second part of the line. It keeps the seeds safe in wintry bed to sprout again in spring. Wintry bed किसको बोल रहे हैं, वो soil को, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि it helps in keeping those seeds जो कि अभी germinate नहीं हुई हैं उनको उसी सॉइल के अंदर रहने में. वी ऑल नो ना पॉलिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन जोग्राफिकली. मतलब जब स्कूल टाइम में हम जोग्राफी पढ़ते थे तो यू मस्ट हैव स्टडीड कि कैसे विंड का क्या रोल होता है. पॉलिनेशन इज सीड्स जब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं ताकि अलग अलग जगह पे प्लांट्स का कल्टिवेशन हो सके. दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट गोज ऑन. तो पॉलिनेशन में विंड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ही इज सेइंग बिकॉज इट हेल्प्स इन द पॉलिनेशन एंड उस सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके इट तो इस वे में अगर देखें तो वो प्रिजर्वर है. और क्योंकि ओल्डर जो लीव्स हैं उनको इट डिस्ट्रॉयज, तो इस वे में हम देखें तो इट्स अ डिस्ट्रॉयर. सो इट्स अ प्रिजर्वर ऑल्सो, डिस्ट्रॉयर ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ऑल राइट. Let's move to the next question. Which image that Keats recreates in his ode on a Grecian urn is not sylvan? All right. So now our question comes from John Keats again, one of the very important poets of the later Romantics. ठीक है, उनकी जो पोइट्री हमें डिटेल में पढ़नी है that is ode on a Grecian urn. Now Keats is very very famous for a group of odes that he wrote. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, जिसमें हमें पढ़नी है डिटेल में. अदर जो इनकी ओड्स हैं उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए. ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू मेलंकली एंड ऑल दीज डिफरेंट ओड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो एंड ओड टू ऑटम भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ओड्स हैं. तो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ ओड्स दैट ही रोट एंड विच आर वेरी वेरी फेमस एंड वी नीड टू एटलीस्ट नो द नेम्स. ऑल दो इस एग्जाम के लिए हमें सिर्फ ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को डिटेल में पढ़ना है, बट बाकियों का भी थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है. सो द क्वेश्चन हेयर इज़ which image Keats recreates in his ode on a Grecian urn? Number 1 is a fair youth beneath the trees. Number 2 of deities in the dales of Arcady. Number 3 the pastoral pipers. Number 4 the unravished bride of solitude. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछे सिल्वन, उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था अपनी पोइट्री में, तो उसको उन्होंने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, द अनराविश्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड उनको उन्होंने टर्म दिया है. ग्रेशियन अर्न जो था, ग्रेशियन कम्स फ्रॉम द वर्ड ग्रीक, ठीक है. एक अर्न था, अर्न इज़ लाइक अ पॉट कह सकते हो आप, ठीक है, मे बी अ बिग फ्लावर पॉट कह सकते हो या फिर पॉट समझ लो, ठीक है आप. तो इट वॉज एन एंटीक पॉट विच केम फ्रॉम ग्रीस, जिसको देख कर कीट्स ने अपनी
ओड लिखी थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने उस जो पॉट था उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स बने हुए थे, पेंटिंग्स नहीं मतलब एनग्रेविंग्स कह सकते हो आप, ठीक है, कुछ एनग्रेविंग्स थी, देयर वाज डिफरेंट सीन्स दैट वर देयर ऑन दैट पॉट, उनको उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया एंड हाउ ही इज़ एक्सप्लेन व्हाट ही फेल्ट आफ्टर लुकिंग एट दैट एंटीक पॉट, उसके ऊपर ये ओड है, ठीक है. सो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट. द करेक्ट आंसर इज अनराविश्ड ब्राइड ऑफ सॉलिट्यूड की तरह उन्होंने सिल्वन वर्ड को यूज़ किया है, ठीक है. Next is Keats says in his ode on a Grecian urn that unheard melodies are sweetest. Now this is a very very famous line from the पोइट्री ऑफ कीट्स, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. इवन कीट्स की पोइट्री में भी जैसे आई गेव यू एग्जांपल ऑफ शेली की बहुत सारी लाइन्स को एज अ फ्रेज एज अ कोट यूज़ किया जाता है. इन द सेम वे शेली कीट्स की जो पोइट्री है, दिस पर्टिकुलर लाइन द अनहर्ड मेलोडीज आर द स्वीटेस्ट मीन्स जो मेलोडीज या जो सॉन्ग्स हैं जो किसी को नहीं मतलब किसी ने नहीं सुने हैं, दोज आर द वंस दैट आर द स्वीटेस्ट, क्योंकि बिकॉज दे एक्चुअली रिप्रेजेंट आर एक्चुअल प्योर सोल जो एक्चुअल में हम फील करते हैं एंड हाउ वी काइंड ऑफ व्हाट आर ट्रू सेल्फ इज, that is actually represented in those melodies which is unheard by anyone, ठीक है. This is an idea that he has depicted in this poetry. So Keats says it in his ode on a Grecian urn because now they are asking us the reason कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है. Options are he has tasted them before, they cannot be shared, they are oblivious to all, they strike the chords of the spirit. I think this one is also an easy one. The fourth one is the correct answer. They strike the chords of the spirit. Spirit से मतलब वही है हमारा जो true self होता है, ठीक है. It actually represents our inner soul, inner जो हमारी what we can say our inner बीइंग जो है हमारा उसको रिप्रेजेंट करता है. दैट्स वाई इट सेड. तो इट स्ट्राइक्स द कॉर्ड्स ऑफ द स्पिरिट, इट स्ट्राइक्स द इनर सेल्फ का जो हमारा एक्चुअल सेल्फ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई वी से दैट अनहर्ड मेलोडीज आर द स्वीटेस्ट. The bold lover in ode on a Grecian urn need not grieve because now on that particular urn there is a scene where two lovers are there and they are about to kiss each other, ठीक है. This is a engraving that is there और उसको उन्होंने describe किया in his poetry. Now the question is the bold lover जो वो मैंने आपको बताया that when engraving is there उसके अंदर जो है it need not grieve. So he is saying that Keats said the way Keats described them, he believe like जो वो दो engravings हैं, as I told you they're about to kiss. So according to Keats it is the happiest moment that could come in any lover's life. And why he says so? One, he will sometime be able to kiss his beloved, he will sometime be able to enjoy bliss, his love and her beauty have become eternal, he will never get old to repent. The correct answer is option number 3 because according to Keats as they have been engraved on this urn, and as I told you कि एक antique urn था, ठीक है. Now antique things are kept for times immemorial, ठीक है, उसको preserve किया जाता है and all these things. So he says that because उन दोनों के engravings वहाँ पे हो चुके हैं, now they have their love and their togetherness have become eternal. Now one of the things that is very important when we understand, when we study Keats is Keats always in all his poetry we see an over एम्पायरिंग या ओवर शैडोइंग देखते हैं हम डेथ, आइडिया ऑफ डेथ जो है. क्यों वो ऐसा इसलिए है क्योंकि कीट्स ने बहुत यंग एज से अपनी फैमिली में बहुत सारी डेथ्स देखी थी, ठीक है. कंजमेशन जिसको आज हम ट्यूबरक्यूलोसिस बोलते हैं, टीबी जिसको बोलते हैं, इट वाज एन इनक्योरेबल डिजीज़ एट दैट टाइम, ठीक है, व्हेन ड्यूरिंग कीट्स लाइफ टाइम इसको एक इनक्योरेबल डिजीज़ की तरह देखा जाता है. तो ऑब्वियसली वी नो इट्स कम्युनिकेबल, ठीक है. एंड कीट्स फैमिली हैड दिस डिजीज़, तो उनकी मदर की उनके सिबलिंग्स की डेथ हुई थी उनके सामने. एंड कीट्स डाइड वेरी यंग in his 20s only, he died because of the same disease. तो from a very young age he saw death first handedly, ठीक है. अपनी फैमिली में उन्होंने बहुत सारी डेथ्स देखी थी. तो obviously when you see when you face these kind of incidents in your life, तो कहीं ना कहीं they impact your personality, ठीक है. तो उसी वजह से हम जब भी कीट्स की पोइट्री पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा एक बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट विद द आइडिया ऑफ डेथ. एवर शेडोइंग प्रेजेंस है कीट्स की लाइफ में डेथ की. ही वॉज ऑलवेज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट सम ईयर्स लेटर ही इज़ गोइंग टू डाई बिकॉज ही न्यू हिज ब्रदर हैड TB एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज ब्रदर टॉम कीट्स, ठीक है. तो एंड ही न्यू दैट वन डे आई विल कैच द डिजीज एंड इवन आई विल डाई, ठीक है. दिस वॉज अ नोन फैक्ट. ऑब्वियसली ही न्यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे आज होता है इफ समवन गेट्स कैंसर या एनी इनक्योरेबल, कैंसर इज स्टिल क्योरेबल टुडे, बट कोई भी ऐसा इनक्योरेबल डिजीज अगर हो जाता है तो समवेयर और द अदर वी नो दैट इट्स गोना टेक आवर लाइव्स. तो ये कीट्स की वर्क जब भी हम पढ़ेंगे तो प्लीज़ पे स्पेशल अटेंशन टू दिस थिंग. सो दैट इज़ वाई आप इस लाइन में भी देख सकते हो
that the idea of being eternal, being immortal, defying the ideas of death are some of the themes that are very much highlighted in the work of Keats. कभी subtly भी है तो कभी directly भी है, ठीक है. So please pay special attention when you are preparing Keats कि ये जो particular जो aspect है उनकी life का, it is reflected very strongly in his works. Okay. So yeah, the correct answer is option number 3. All right, let's move forward. Now we have come to Robert Browning. Now Robert Browning is a Victorian poet and उनकी जो poetry है My Last Duchess is written in. So the question अब यहाँ पे as I told you in the beginning कि structure के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है. जैसे as you can see this question is about the structure of the poem कि Robert Browning की जो My Last Duchess है is written in. तो 1, 2, 3, 4, 28 rhyming couplets of iambic pentameter, 14 rhyming quatrains of iambic pentameter, 4 sonnets put together as a monologue, a long soliloquy of 56 lines. ठीक है. तो इन चारों में से किस स्ट्रक्चर को यूज़ किया गया है रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री में. नाउ व्हेन वी स्टडी रॉबर्ट ब्राउनिंग वी आल्सो नीड टू स्टडी इन वेरी मच डिटेल अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग. ठीक है. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, बिकॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग हैज़ यूज्ड इट एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क्स एंड ये जो उनकी पोइट्री है माई लास्ट डचेस, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो क्या होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड कैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उसको यूज़ किया और क्या इम्पैक्ट देता है वो, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी. यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 28 राइमिंग कपलेट्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर. तो 28 राइमिंग कपलेट्स से आप समझ सकते हो कितनी लाइन्स होंगी इसमें, 56 लाइन्स, क्योंकि कपलेट मीन्स 2 लाइन्स. तो 28 राइमिंग कपलेट्स हैं उसके अंदर, दैट मीन्स टोटल 56 लाइन्स है. और राइमिंग कपलेट्स 2 लाइन्स का ग्रुप होता है एंड इट हैज़ बीन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर. सो दिस इज द लिरिक ऑफ द मीटर ऑफ द पोएम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दिस. यहाँ पे ये चीज़ प्रिपेयर इट टुडे इटसेल्फ दैट जो माई लास्ट डचेस है इट इज़ रिटन इन 28 राइमिंग कपलेट्स एंड मीटर जो है उसका वो है आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग. Next, which of the following is not mentioned by Browning for calling up the spot of joy on his last Duchess' face? A bough of cherries, the white mule, Neptune taming a seahorse, her husband's presence. So now the question is, जो My Last Duchess है, it's a very interesting poem where a duke, My Last Duchess, the husband of the Duchess, he is actually describing about his Duchess and there's a twist that comes in the end that what actually happens to the Duchess and किसको वो describe कर रहे हैं and all these things. So यहाँ पे he in one of the stanzas he is describing that his last Duchess, his wife, last obviously now we can understand that she's no more, she's dead. So she had a habit or she had a what we can say quality of being happy about small things. ठीक है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं and he said is not mentioned by Browning for calling up the spot of joy. Spot of joy means a happy blush kind of a thing that comes on our face whenever we are happy. It reflects on our face when we are happy from the inside. Now for example, if you like something, you really like some things, for example a fruit or maybe an animal or something you really are passionate about some things. So when you are with those, when you are doing those things and with those person who really make you happy, there is a special kind of glow that comes on your face. So that is the glow that Browning is talking about in the poetry and he says that he gives certain examples कि ये जो सारी चीज़ें हैं, these things used to bring a glow on my last Duchess. Okay. Calling up the spot of joy, this is the spot of joy that he's talking about, the facial glow or the redness on the face or the happiness on the face that comes. तो यहाँ पे हमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है अपनी पोइट्री में 4 चीज़ें, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि इन चीज़ों से शी फील्स दिस हैप्पीनेस. एक चीज़ इसमें से नहीं है विच डिडंट यूज टू गिव हर द हैप्पीनेस. वो क्या चीज़ है? ठीक है. सो अ बो ऑफ चेरीज मीन्स चेरी का एक बास्केट ऑफ चेरीज, द वाइट म्यूल, नेपच्यून टेमिंग अ सी हॉर्स, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस. इफ़ यू रीड द पोइट्री इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो इट्स नंबर 4, हर हस्बैंड्स प्रेजेंस डिडंट यूज टू गिव हर दैट हैप्पीनेस. ओके. The portrait of the last Duchess is a work of art created by. Now the question जो उस पोइट्री के अंदर की वो जो लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट है जिसके बारे में सारी बात हो रही है, उसका पेंटर कौन था? द आंसर इज़ फ्रा पेंडोल्फ. ठीक है. दिस इज़ बीइंग टोल्ड इन द पोइट्री इटसेल्फ कि फ्रा पेंडोल्फ वाज द पोइट पेंटर हु मेड दैट पोर्ट्रेट ऑफ द डचेस. ओके. Features person, Duke of Ferrara. All right.
In the night of the scorpion, Ezekiel says that a scorpion first crawled. Now with this we have come to the Indian literature part, and Ezekiel is an Indian writer, and उनकी जो poetry हमें detail में study करनी है, that is night of the scorpion. So the scorpion first crawled. So 4 options. This is a direct question from the poem itself, that the scorpion when it crawled first वहाँ कहाँ पे आया था? Into his mother's mattress, beneath a sack of rice, up his mother's leg, into the room's thatch. Okay. Correct answer is option number 2, that is beneath a sack of rice. If you read the poem, direct question है बिल्कुल, वहाँ पे आपको इसमें कोई बहुत detailed analysis वाली चीज़ इसमें नहीं है. So option number 2 is the correct answer. The villagers were of the opinion that the sting of the scorpion, again the question from the same poetry, that जो villagers थे उनका क्या opinion था about the sting of the scorpion. So was the result of the mother's evil nature, was the result of his father's skepticism, was the result of the creature's revenge, would purify the mother's flesh. And this is the correct answer कि वो जो स्कॉर्पियन आ गया था उनके यहाँ पर, उस जो विलेजर्स थे उनको क्या पर्सपेक्टिव था उसकी तरफ, तो उनका पर्सपेक्टिव था दैट इट वुड प्योरीफाई द मदर्स फ्लैश. The last resort of the father to counteract the scorpion's poison was. So यहाँ पे जो father था, जिस मतलब the father that was there in it, उनका जो last resort था, that how he wanted to get rid of that scorpion, the poisonous scorpion, what was that? To curse and shite, pray to the diabolical spirits, pour paraffin and put a match to the mother's toe, call a clairvoyant to know the mother's fate. This is the correct option number C is the correct answer. Pour paraffin and put a match on the mother's toe where the scorpion caught it. Okay. Last question for today is writing of eunuchs in vacant ecstasy in the dance of the eunuch alludes to there. Now dance of the eunuchs is a poetry by Kamala Das. Kamala Das is known as a radical confessional poetess of Indian poetry. ठीक है, उनकी जो poetry है Dance of the Eunuchs, a very important poetry and talks about a very important social issue about the eunuchs, that is the transgenders. ठीक है, उनके बारे में this poetry talks about, and this poetry we need to pay special attention to it क्योंकि बहुत सारे Indian society के बारे में इसके अंदर थोड़े से जो taboos है हमारी society में, जो एक negative स्टिग्मा एसोसिएटेड है ट्रांसजेंडर्स के साथ, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पोएट्री. तो द क्वेश्चन इज रिथिंग ऑफ यूनिक्स इन द वेकेंट एक्सटेसी इन द डांस ऑफ द यूनिक alludes to their number 1 contentment in life, number 2 emotional blankness, number 3 physical agility, and number 4 zeal and enthusiasm. So the correct answer is number 2 emotional blankness. When we will study the poetry, we will study it in detail कि कैसे how Kamala Das describes these things, that eunuch जो है how what kind of personality they represent. ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने specifically describe किया है about the dance of the eunuchs, that when these transgenders are dancing, okay, and these transgenders are dancing, तो उनके जो movements हैं वो क्या represent कर रहे हैं. तो the correct answer is emotional blankness. ठीक है, emotional blankness means that because of the societal stigma that is associated with them, because of that stigma they actually become blank from inside. जो उनका emotional self है that actually gets killed because of all the hatred that are getting from the society, and बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम we are going to discuss. तो dance of the eunuchs, as you can understand from the title, is being described here. तो the reason why there जो उनका vacant ecstasy है, this is a word, this is a phrase that is used by Kamala Das in his poetry. ये जो उनकी vacant ecstasy है, what it represents? The answer is it represents emotional blankness. So this was the last question for today's lecture. In the next lecture we are going to move forward with the rest of the questions of this paper. So I hope this was helpful to you, and discussing previous year papers is a very important thing that we need to do whenever we are studying, whenever we are preparing for any competitive exams, and उसके जो benefits हैं I have already told you in the beginning. So this was a group of questions that are very important, and ये graduation level का जो हमारा syllabus है उसका कुछ part थे. Rest of the questions we are going to discuss in the next lecture. So I hope this was helpful to you, and all the best for your preparations. Thank you.